गेस्ट का परिचय करा दें। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हमारे साथ है। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के शो में आपका। और जिससे पहले हम आपसे चर्चा करें शो में, दर्शकों से बता दें कि आप भी अपने टैक्स से जुड़े हुए सवाल, अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हमसे शो में पूछ सकते हैं और तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल जरूर भेजिए। उसके अलावा जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल पर आप अपना कोई भी जो सवाल है भेज सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ। और ईमेल आईडी हमारा है moneyguru@zmedia.slgroup.com। यहाँ पर आप अपना सवाल, अपना पूरा नाम, अपनी उम्र और साथ ही अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो सबसे पहले सुनील जी, आपसे जानना चाहते हैं कि टैक्स के पचड़े में कोई फंसना नहीं चाहता, ऊपर से पेनल्टी और मुकदमेबाजी अगर शुरू हो जाए तो इसमें कौन ही फंसना चाहेगा। इसलिए इसी को लेकर ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम को नोटिफाई किया गया है। सबसे पहले मैं आपसे स्कीम के बारे में समझना चाहती हूँ। देखिए स्वाति, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग, वो सबसे बड़ा लिटिगेंट है। सबसे ज्यादा मुकदमे आयकर विभाग में ही होते हैं। और एक जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 4,83,000 मुकदमे पेंडिंग थे। ये मैं डाटा दे रहा हूँ 2019 का। और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का टैक्स उसमें पचड़े में फंसा हुआ था। और आपको ये बात पता होगा कि जब भी कोई टैक्स की असेसमेंट होती है, आपने रिटर्न फाइल की, उसके बाद मान लीजिए आयकर अधिकारी को लगता है कि आपने गलत रिटर्न फाइल की है, या आपने किसी इनकम पर टैक्स नहीं दिया है, या आपने कोई गलत पर्टिकुलर दे दिया, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, तो उसके लिए आपको नोटिस दिया जाता है। और असेसमेंट के टाइम अगर आयकर अधिकारी को लगता है कि आपने अपनी इनकम को कम बताया, छुपाया, बचा लिया टैक्स को, तो वो आपको टैक्स लगा देते हैं, आपकी वेरिएशन कर देते हैं, इनकम को ऐड कर देते हैं। लेकिन जब आयकर अधिकारी आपको इनकम पे ऐड करेगा तो स्वाति, केवल आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता उसके ऊपर, आपको उस पर इनकम टैक्स जो बना वो देना है, 30% या जो भी दर है। उसके अलावा उसका ब्याज देना होता है। और ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, उस पर पेनल्टी भी लगाती है सरकार और प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करती है। अब क्योंकि आपको अगर ये सब लगना है तो आप असेसी जो आयकर दाता है वो अपील पे जाता है, मुकदमेबाजी करता है। तो सरकार ने इन सब पचड़ों से बचने के लिए एक स्कीम लेकर आए हैं, और जिसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने फाइनेंस एक्ट 21 बजट 21 को पेश करते वक्त की थी। और उसी स्कीम को अभी पिछले दिनों 5 अप्रैल 2022 को नोटिफाई किया है और इसका नाम रखा है ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। अब इसका नाम ई रखा, इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन होगा, सारा कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम होगा, और आप मुकदमों से और पेनल्टी से दो बातों की छूटती है। आप पर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और आपको पेनल्टी लेवी नहीं होगी अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्कीम है, ये नया एक सरकार ने आपको मौका दिया है अपनी मुकदमेबाजी से बचने के लिए, और ये स्कीम अब नोटिफाई हो गई है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि इस रेजोल्यूशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं टैक्स के पचड़ों से बचने के लिए, और इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्या ये हर करदाता के लिए है या फिर कुछ ही टैक्स पेयर्स के लिए इस ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम को रखा गया है? इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दीजिए सुनील जी। देखिए स्वाति, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो ये टैक्स रेजोल्यूशन स्कीम लाए हैं, इसमें बहुत सारे राइटर लगा के लाए हैं। पहली बार हमने बड़ा अच्छा, बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछा कि ये विवाद से विश्वास स्कीम की तरह नहीं है जो कि 2020 में आई थी। ये स्कीम बहुत छोटे दायरे में है, ये छोटे करदाता के लिए है, जो स्मॉल टैक्स पेयर उनके लिए है। और इसमें 2 कंडीशन लगाई है सरकार ने। कंडीशन नंबर 1 कि आपकी जो रिटर्न इनकम है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम थी, टोटल इनकम थी, वो 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो मुझे समझ में नहीं आई है कि इतना दायरे को छोटा इतना क्यों कर दिया, इतनी स्कीम को इतना छोटा क्यों बनाया। केवल वेरिएशन ऑफ इनकम 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए, यानी जो असेसमेंट आपकी हुई वो अगर 10 लाख तक वेरिएशन है, मान लीजिए आपने 35 लाख रुपए की रिटर्न फाइल की थी और इनकम टैक्स आयकर अधिकारी ने
उसमें 10 लाख रुपए की एडिशन की है, 45 लाख रुपए की असेसमेंट कर दी है, तब आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। बड़े समझने वाली बात है, दायरा बहुत छोटा है, केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए है जो ये दोनों कंडीशन पूरी करेंगे। और एक और कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण, इसमें कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा अगर आप ये दोनों कंडीशन ही पूरी करते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन दे रखे हैं, यानी अगर मान लीजिए आपके यहाँ सर्च हुई है, रेड हुई है, उसमें आपकी एडिशन हुई है, आपको मौका नहीं है। या आपने कोई फाइनेंशियल क्राइम ऐसा किया हुआ है, तोपे फोसा वाला है, या बेनामी प्रोहिबिशन बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में आप फंस गए हैं, तब भी आप स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए स्कीम में जाने से पहले आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको समझना जरूरी है। जैसे जैसे हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं सुनील जी, कई सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं सबके सवालों के जवाब भी शो में शामिल करने की। लुधियाना से रघुबीर सिंह हमें सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले उनका सवाल लेते हैं सुनील जी, और इनका इनफैक्ट आयकर विभाग से नोटिस से जुड़ा हुआ ही सवाल है। ये कह रहे हैं कि 2016-17 में इन्होंने इनके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। अब जब लेन देन हुआ तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको भेज दिया नोटिस। अब नोटिस तो भेज दिया, लेकिन इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब हुआ ये है कि इतने सालों के बाद आयकर विभाग ने इन पर 70 लाख रुपए की टैक्स और पेनल्टी लगा दी है। अब ये हैरान है कि इतने पुराने मामले में भी जो टैक्स विभाग है, आयकर विभाग है, इन्हें नोटिस भेज सकता है। देखिए स्वाति, जो रघुवीर जी की परेशानी है वो बहुत सारे लोगों की परेशानी है। एक धारा है 148 140 है, और उसमें पहले 7 साल का टाइम हुआ करता था कि आप 6+1 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता था। लेकिन जब बजट 2020 आया तो उसमें क्या किया कि उसको घटाकर 3 साल कर दिया था कि आप 3 साल तक हम आपको नोटिस देंगे। लेकिन उसमें फिर एक राइडर था। राइडर ये था कि अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा आपकी एसेट है या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू आप आ रहे हैं, तो फिर हम आपको नोटिस दे सकते हैं 7 साल तक। तो पहली बात तो ये कि ये 7 साल वाले पोर्टफोलियो में आ गए, और इसलिए उनको वित्त वर्ष 16-15-16 या 16-17 जो वित्त वर्ष है उसका नोटिस इनको आ गया। अब इनके साथ क्या हुआ है कि उस साल में डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को। आपको पता होगा जब पुरानी करेंसी को हमने डीमोनेटाइज कर दिया था, तो हो सकता है इनके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई हो और इनको एक नोटिस आया होगा। लेकिन उन्होंने गलती ये की है, 148 का जो नोटिस आया उस नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो सरकार ने, आयकर अधिकारी ने क्या किया कि इनकी उस पूरी इनकम को, उस पूरे जो डिपॉजिट्स थे, जो बैंक से इंफॉर्मेशन आई थी। और इस बात एक बात ध्यान रखना, जैसे हम हर शो में डिस्कस करते हैं कि सरकार के पास इंफॉर्मेशन हर तरफ से आ रही है, बैंक से आ रही है, म्यूचुअल फंड से आ रही है, डीमेट अकाउंट से आ रही है, और बहुत सारे सोर्सेज से सरकार के पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब चूंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के केस में कर दी, और इनको टैक्स और पेनल्टी और इंटरेस्ट, पेनल्टी नहीं लगाई होगी पर टैक्स और इंटरेस्ट लगाकर भी 70 लाख रुपए का डिमांड निकाल दिया। इनको करना ये चाहिए कि आपके पास एक मौका है, आप अपील में चले जाइए, क्योंकि आप इस स्कीम में तो आ नहीं सकते। जो हमने आप बताया था कि आपकी जो स्कीम है उसमें तो छोटा टैक्स पेयर है, क्योंकि आपकी वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा होगी, तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते। आपको सीआईडी अपील के पास अपनी अपील फाइल करनी होगी, और आपको उस बैंक अकाउंट में जो खाते में आपका लेन देन हुआ है उसको आपको पूरा रूप से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मेरे पास पैसा कहाँ से आया, मेरे पास कहाँ गया, तभी आप बच सकते हैं। अदरवाइज आपको टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा पेनल्टी भी लगेगी। ओके, तो रघुबीर जी को जो पुराना नोटिस है उसका जवाब देना पड़ेगा, और 30 दिन के अंदर अंदर रघुबीर जी आपको कमिश्नर को अपील करनी है इसकी। लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछ रहे हैं सवाल कि कितने पुराने तक नोटिस, इनका तो मामला 2016-17 का है, लगभग कितना पुराना नोटिस आयकर विभाग आपको भेज सकता है? देखिए ये बहुत ही टिपिकल सवाल है। अगर मैं कहूं 3 साल वो भी सही नहीं है, अगर मैं कहूं 10 साल वो भी सही नहीं है। देखिए आयकर विभाग ने क्या कहा जब अमेंडमेंट की फाइनेंस एक्ट 21 में, कि हम 3 साल तक के आपके नोटिस, 3 साल पुराने केस हम खोलेंगे, और उससे पहले जो टाइम लिमिट थी वो 7 साल की थी, 6+1। लेकिन जब ये अमेंडमेंट आई तो उन्होंने 6+1 को खत्म कर दिया, उन्होंने कहा 3+1
और 10 साल तक, यानी 10 साल पुराने मामले भी आपके खोले जा सकते हैं। और साथ ही आपको ध्यान होगा, पहले अगर आपका फॉरेन एसेट हुआ करती थी, यानी जो विदेश में आपकी कोई धन संपत्ति है, उसके मामले 16 साल तक भी सरकार खोल सकती थी। लेकिन जब 2015 में ब्लैक मनी एक्ट आ गया, ब्लैक मनी एक्ट आने के बाद में उस प्रोविजन को खत्म कर दिया, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट अपने आप में बहुत पावरफुल एक्ट है। अगर आपका विदेश में कोई खाता है, विदेश में कोई संपत्ति है, या आपने विदेश में कोई लेन देन किया है और आप इंडियन है, रेजिडेंट इंडियन है, तो सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जब सरकार को उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस असेट के बारे में पता चलेगा, तो सरकार अब ब्लैक मनी एक्ट में उसकी कार्रवाई करती है। तो 16 साल वाला प्रोविजन तो खत्म हो गया। अब 2 प्रोविजन है, 3 साल और 10 साल। 10 साल किस केस में खुलेंगे? 10 साल के लिए कहा सरकार ने कि अगर आपकी जो इनकम एस्केप हुई है, या जो आपने डिक्लेयर नहीं की है, अगर कोई असेट है या कोई एक्सपेंडिचर आपने कर दिया पहले 50, या कोई आपकी बुक्स में एंट्री आई हुई है 50 लाख रुपए से ज्यादा, 50 लाख रुपए ज्यादा कोई असेट आपकी नहीं है, आपने डिक्लेयर की, आपने कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की, आपने कोई खर्चा किया जो डिक्लेयर नहीं किया, या आपने कोई लोन की एंट्री कर रखी है जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया या जिसको एक्सपेंड नहीं किया, तो सारे के सारे मामले धारा 148 में सरकार को 10 साल का मैंडेट मिल चुका है। यानी 10 साल पुराने रिकॉर्ड भी आपके मंगवा सकती है, असेसमेंट कर सकती है उसका। तो 10 साल पुराने मामले भी खोलकर टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है। ये एक जिस्ट में सुनील जी की बात का हम जवाब समझ लेते हैं। मैं टैक्स जो ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उस पर आपसे एक बात समझना चाहती हूँ सुनील जी, कि अगर कोई आयकर दाता इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं उसे फिर आयकर विभाग के चक्कर काटने पड़ जाएंगे? नहीं स्वाति, इस स्कीम में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपकी कोई भी हियरिंग जाकर फिजिकल अपीयरेंस नहीं होनी है, और इसका नाम सरकार ने इसलिए ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम रखा है। और पहली बात, एक बात और बताता हूं मैं आपको, ये स्कीम ना होकर ये एक्ट का ही पार्ट बना दिया है सरकार ने। आपको एक फॉर्म दिया है 34BC, और 1000 रुपए की फीस के साथ आप उसको अप्लाई कर दीजिए उस कमेटी के सामने। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सीबीडी ने बनाई है, वो आपके मामले को देखेगी, और मामले को देखने के पश्चात में अगर उनको लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगी, जो रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है वो रिकॉर्ड अपने आप डिपार्टमेंट से मंगवा लेंगे। और उनको लगता है कि आपका मामला विद इन द पैरामीटर है, सब कुछ ठीक है, तो आपकी पेनल्टी वेव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी पेनल्टी वेव की जाए, ऐसा कहीं मैंडेट में नहीं लिखा हुआ है। पेनल्टी वेव भी हो सकती है, पेनल्टी कम भी हो सकती है, और बड़े मजे की बात है, वो आपकी अपील को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने स्कीम में अप्लाई किया, हो सकता है उनको ना समझ में आए, उनको लगता है कि नहीं आप इसे फॉलो नहीं करते हैं, या आपके ऊपर कोई और धारा लगती है, तो वो आपकी इस अपील को, आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। और एक इसमें जो खतरनाक प्रोविजन है वो ये है कि अगर आपका रिजेक्शन हो गया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हैं। फिर आपको नॉर्मल वे में जो आपकी अपीलेट अथॉरिटी है, जो आपके बाकी प्रोविजंस हैं, आपको वहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की स्कीम की खासियत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और दर्शकों के सवाल भी हम शामिल करेंगे शो में। और एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, तुरंत लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मनी गुरु।